तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल चैप्टर क्लास 12 के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक चीज हम लोग बेसिक से करेंगे तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये हम लोग जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले जानते हैं कि जब आप लोग करते हो सम, देखो इससे पहले आप लोगों ने क्लास 11 में जो हम लोगों ने सम किया था, हम लोग बात करते थे बच्चों की बिजनेस की। जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा पार्टनरशिप के बारे में बताना है, जानना है हमको पार्टनरशिप, ठीक है ना। और तीसरी एक कंपनी होती है, तो कंपनी के बारे में अभी हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा सा हेल्प हम लोग लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता क्या था, एक इंसान अकेला खुद अपने आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते थे, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए अगर दो लोग या दो से अधिक लोग मिल के एक साथ बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। आए बच्चों की नहीं। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो देखो मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है कि मान लो यहां पे एक इंसान यहां है और एक इंसान ये है, ठीक है, दो इंसान है, ये है राजू और ये है चिंकी। राजू एंड चिंकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। तो दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग साथ में मिलके कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो राजू एंड चिंकू ने दोनों ने डिसाइड किया चलो हम लोग हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला के क्या करते हैं, एक साथ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। नया बिजनेस जब इन्होंने स्टार्ट करने का सोचा तो राजू एंड चिंकी जब एक साथ आए और जब दो लोग एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो यहां पे पार्टनरशिप बनता है। क्यों कि दो लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है। तो पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, जब बच्चों दो या दो से अधिक लोग मिलके साथ में बिजनेस करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अर्न करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, राइट बच्चों। तो राजू एंड चिंकी ने कहा कि देखो भाई हम लोग तो साथ में बिजनेस कर लेंगे, लेकिन बिजनेस करेंगे क्या, पैसे कहां से आएंगे, हमको मिलेगा क्या, ये सब चीज का कंफ्यूजन था इनके अंदर में। क्या था बच्चा, कंफ्यूजन था। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर में सारा बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल हम लोग सारा चीज इस एग्रीमेंट के अंदर में लिखेंगे। बिजनेस का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा ये इसके अंदर में लिखेंगे। बिजनेस के कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स कौन कौन होगा लिखा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक दूसरे में के साथ प्रॉफिट अगर जब कमाएंगे, अर्न करेंगे तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। कैपिटल कौन कितना लाएगा, कैपिटल का मतलब होता है बेटा जब आप कोई बिजनेस, दोनों लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनको ऑब्वियस सा बात है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसे लगाने पड़ेंगे, तो कौन पार्टनर कितना कैपिटल देगा वो यहां पे लिखा जाएगा। राजू बहुत होशियार था, राजू बोला चिंकी से कि देखो भाई पहले ही अभी डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि कौन कितना कैपिटल देगा, नहीं तो कल तुम बोलोगे नहीं मैं इतना नहीं दे पाऊंगी, राइट। तो इन दोनों ने कहा नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारे चीज हम लोग रिटन फॉर्म में रखेंगे। फिर कहा कि अगर मान लो फ्यूचर में किसी को पैसे की जरूरत हो तो वो ड्राइंग कर सकता है, तो ड्राइंग कौन कितना कर सकता है उसके बारे में लिखा जाएगा। लोन के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म से लोन लेता है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगा जाएगा, राइट। ये सारे डिटेल इस एग्रीमेंट में लिखी गई, राइट। और जब ये एग्रीमेंट आपका रिटन फॉर्म में बनता है जहां पे सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं, इसको ही बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड।
इसको क्या कहा गया? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया कि व्हाट इज मीन बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स जहां पे सारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, राइट? चलो अच्छी बात है, एवरीबडी अंडरस्टूड कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। चिंकी को अभी भी कंफ्यूजन था। चिंकी ने कहा अच्छा ये बताओ कि हम लोग ये सब तो करेंगे लेकिन प्रॉफिट कैसे बट कैलकुलेट करेंगे, किस तरह बांटा जाएगा, ये कैसे होगा? चलो, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर आप बता दीजिए कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट, हम दोनों लड़ाई, फ्यूचर में लड़ाई नहीं हो हमारे बीच में, ऐसे ही प्यार बना रहे अच्छा वाला, तो आप कुछ ऐसा तरीका बना दीजिए कि हमारी जो बिजनेस वाला प्यार है वो कभी खत्म ना हो और हमारे बीच में कभी भी लड़ाई ना हो, तो बता दीजिए किस तरह से प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो मैं बोला अच्छा चलो आओ मेरे पास, मैं बताता हूं। वो दोनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप बताइए प्रॉफिट हम लोग कैसे बांटेंगे। मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताओ, दो तरह का बिजनेस होता है, एक मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, राइट, और अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस होता तो सोल प्रोप्राइटर का ओनर कौन होता है? कोई एक बंदा होता है। पार्टनरशिप बिजनेस का जो ओनर होता है, कितने लोग होते हैं बच्चे? दो या दो से अधिक लोग ओनर बन सकते हैं, राइट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता था तो आप याद करो कि जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते थे बेटा, तो किस तरह से क्लास 11 में आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कैलकुलेट करते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोग क्या करते थे? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, राइट, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, एक पीएल अकाउंट भी आप बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां पे सारे डायरेक्ट इनकम लिखते थे और यहां पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते थे बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता था वो सारे हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखते थे, और जितने भी डायरेक्ट इनकम होते थे हमारे क्रेडिट साइड में लिखते थे। और इसको जब बैलेंस करते थे तो यहां से हमारा क्या निकलता था बच्चों? यहां से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां ला के लिखते थे पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। और यहां पे फिर हम क्या करते थे? पीएल के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे या ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे वो सारे एक्सपेंसेस हम पीएल के डेबिट साइड में लिखते थे, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होते थे, इनडायरेक्ट इनकम, वो हम क्या करते थे? पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते थे, बाय इंटरेस्ट, बाय कमीशन एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिखते थे, और जब इसको हम लोग निकालते थे तो ये हमारा क्या हो जाता था? नेट प्रॉफिट आ जाता था। क्या होता था? नेट प्रॉफिट। अब देखो बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट होता था, ये प्रॉफिट किसको मिलता था? जो भी ओनर था, उसका सोल प्रोप्राइटर था, उसको ये प्रॉफिट मिल जाता था। आया समझ में कि नहीं है? तो ये जो नेट प्रॉफिट आता था, याद करो आप कि आप जाते थे जब बैलेंस शीट बनाते थे बच्चों, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे? यहां कैपिटल लिखते थे आप, और कैपिटल के साथ ये जो आपका नेट प्रॉफिट होता था आप यहां पे ऐड करके दिखाते थे, राइट। ये हम करते थे कहां पे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, राइट। तो अब हम आ गए हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। बोले सर क्या पार्टनरशिप में भी इसी तरह होगा? हाँ बच्चों, तुमको एक चीज मैं बताऊं, अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो यहां पे भी ट्रेडिंग अकाउंट पहले जैसे बनता था वैसे ही बनाना होता है, पीएल अकाउंट जो बनता था वो भी ऐसे ही बनाना होता है, लेकिन हमें जो यहां पे अलग करना है कि इसके बाद और एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही अकाउंट जो हमें यहां पे बनता है। अब देखो, जिस तरह से आप नॉन प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में करते थे, जिस तरह से आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में करते थे, सब कुछ यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे ही निकालते थे, यहां से आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो ये सब आपने 11 में किया है। तो यहां तक अब हमें करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसके आगे सीखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा होता था सोल प्रोप्राइटर में भी सेम होता था और हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में भी सेम होता है, राइट।
तो अब इसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट आएगी, ये नेट प्रॉफिट हम यहां पे लाके लिखते हैं, राइट। और ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पार्टनरशिप में बनाना है, और यहां से हमें पता चलेगा इनकी जो प्रॉफिट है या लॉसेस है, कि प्रॉफिट जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द पार्टनर्स। आया समझ में बच्चों? अब हमें इस पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनरशिप चैप्टर में हमें ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही बनाना है, ताकि इसे यूज करके हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमंग द पार्टनर। मान लो यहां पे राजू और चिंकी, इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट बटेगी वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। आया बच्चों की नहीं? तो पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब पार्टनरशिप बिजनेस होगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बच्चों तो सिर्फ आपका ट्रेडिंग और पीएल बनता है, और अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, और इस अकाउंट के थ्रू हमारा जो भी प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं बच्चों, ओके। अब देखो, जब पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस जब आप करोगे बेटा, तो हमने कहा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा हम लोग इस तरह से बनाते हैं, राइट। यहां पे हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, यहां पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं। और अभी मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट हमारा कहां से आया था बच्चों? पिछले वाले में आपने देखा था ना कि नेट प्रॉफिट कहां से आया था? नेट प्रॉफिट आपका पीएल से ही नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो यहां पे आपने देखा नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो चीज फर्म पार्टनर से चार्ज करेगा वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेगा। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। मतलब कि जो भी फर्म पार्टनर से चार्ज करेगा वो हम कहां लिखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में क्या क्या आता है? अगर पार्टनर्स को कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो वो यहां लिखा जाएगा। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जाएगी तो वो यहां लिखी जाएगी। अगर पार्टनर्स को कोई कमीशन पे होगा तो वो भी यहां लिखा जाएगा। और अगर कोई प्रॉफिट बचा और उसे कुछ प्रॉफिट अगर इन्हें रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो टू रिजर्व बोल के यहां जाएगा, राइट बच्चों। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगी, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो डिविजिबल प्रॉफिट, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेटा? पार्टनर में इन द एग्रीड रेशियो। कौन से रेशियो में? जो भी रेशियो मेंशन किया होगा। आया समझ में? करिए यार। अब यहां पे देखो, मैंने भी आपको जो बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो यहां से पता चलेगा किस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। तो जब भी पीएल अप्रोप्रिएशन आप अकाउंट बनाते हो तो नेट प्रॉफिट आपका जो पीएल में आया था वही यहां पे लाया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो भी फर्म पार्टनर से चार्ज करेगा, अगर मान लो ड्राइंग क्या होती है, किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस से कुछ भी उधार लिया है, पैसे निकाले हैं कुछ काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग
के ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर फर्म कुछ पार्टनर्स को दे रहा है तो फर्म के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस, यहां पे ध्यान देना, जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर हैं, रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं, वो सारे हम पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चों, डोंट कंफ्यूज विद द पीएल अकाउंट, ठीक है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे जो पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को पे करना है, मतलब रिलेटेड टू पार्टनर्स है। और इनकम साइड में नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा और वो इनकम लिखा जाएगा जो चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स है, जो पार्टनर से लिया जाएगा इनकम, वो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो चलो अब हम लोग सीखते हैं आगे कि अकाउंट बनता कैसे है। यहां पे फिर एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बच्चा? दो मेथड्स। एक है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल मेथड, और एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। दो मेथड में हम लोग अकाउंट्स को बनाएंगे यहां पे। एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा होगा फिक्स कैपिटल मेथड। अब इन दोनों में हमको करना क्या है? देखो जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करते हो बेटा, अभी डिटेल में समझेंगे हम लोग उसको पूरे अकाउंट को, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या फर्क है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब आप करते हो तो यहां पे बेटा आपको दो अकाउंट खोले जाते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड, यहां पे भी डेबिट और यहां पे भी क्रेडिट। अब जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाते हैं तो हमें दो अकाउंट खोलने हैं। तो यहां पे दो अकाउंट खोला जाएगा, ध्यान में रखना बच्चों। फ्लक्चुएटिंग में वी ओपन टू अकाउंट, एक होता है पीएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड करते हैं बच्चा, यहां तीन अकाउंट खोलते हैं। यहां पे सिर्फ दो अकाउंट, वहां पे तीन अकाउंट। दो अकाउंट में कौन कौन से दो अकाउंट आप खोलते हो बच्चा? दो अकाउंट में आप एक पीएल अप्रोप्रिएशन खोलते हो, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहां पे दो अकाउंट खुलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है वो भी मैं अभी बता दूंगा। दूसरा फिक्स कैपिटल मेथड में तीन अकाउंट खुलता है, 1, 2 और 3। एक होता है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन, जिस तरह से पहले वाले मेथड में था सेम खोलना है। एक हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हो गया बेटा करेंट अकाउंट। और एक ही चीज यहां रखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल अकाउंट यहां पे फ्लक्चुएट होता है, कैपिटल अकाउंट इसमें फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट कैन बी चेंज्ड, मतलब कैपिटल अकाउंट अदर देन कैपिटल के अलावा बहुत सारे रीजनों से कैपिटल चेंज होगा, उसको अभी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम फिक्स कैपिटल मेथड करते हैं तो यहां पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड हो जाता है और इसको अदर आइटम की वजह से चेंज नहीं किया जाता। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो जैसे हम लोग अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करते हैं बच्चा, तो यहां पे मैंने कहा था कि हम लोग क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। यहां पे आप क्या लिखते हो? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हो, राइट? यहां पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हो, यहां पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी दोनों को मिलेगा, तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे आप टू सैलरी लिख रहे हो, यहां पे पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा वो लिखा जाएगा,
और यहाँ पे आपका लास्ट में प्रॉफिट आता है, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी एज पर एग्रीड रेशियो। आया समझ में कि नहीं है बच्चों? नाउ इसमें क्या जाएगा, यहां पे आपको मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए मान लो दो पार्टनर्स हैं राजू एंड चिंकी, तो राजू एंड चिंकी यहां पे हमने लिख दिया। अब देखो राजू भी कुछ कैपिटल लेकर आएगा स्टार्ट करने के लिए और चिंकी भी कुछ बिजनेस में पैसे लगाएगी बच्चों। तो जब राजू कुछ कैपिटल लाएगा तो यहां पे लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी कैपिटल होगा राजू और चिंकी का जो भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसी साल तो बाय बैंक लिखोगे, अगर इसी साल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाय बैंक लिखोगे, और अगर पहले से बिजनेस चल रहा था तो ओपनिंग बैलेंस होगा तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। दूसरा, यहां जो भी चीजें आपको दिख रही हैं बच्चों ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, तो यहां से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से यहां चला आएगा, ध्यान देना, ये पार्टनर्स को मिलेगा तो इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल में क्रिएट हो जाएगा। सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को तो बाय सैलरी यहां हो जाएगी, इस तरह से लिखेंगे। और अगर यहां से कमीशन मिला है तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, बाय कमीशन लिखा जाएगा, तो यहां पे हम लोग बाय कमीशन लिखेंगे। और यहां पे कमीशन हो गया, यहां पे जो डिविजिबल प्रॉफिट होगी उसे आप यहां पे लिखोगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डिविजिबल प्रॉफिट वो भी पार्टनर्स में यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां से आपका क्या आने वाला है बच्चों, यहां से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने वाली है, तो यहां पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है वी विल लर्न इन डिटेल बेटा एक एक करके। और दूसरी चीज यहां पे क्या आती है, टू ड्राइंग्स, तो आप यहां पे लिखोगे टू ड्राइंग्स, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू ड्राइंग्स यहां पे आ जाएगी। अब देखो इसके बाद आप जब इसको बैलेंस करते हो तो ये पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस यहां पे निकल जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? तो ये हमारा दो अकाउंट खुलता है इन केस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो अकाउंट। चलिए इसकी जेनेंटी भी एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें जेनेंटी पास करनी है तो हम लोग जेनेंटी की कैसे पास करते हैं। देखो बच्चों इस मेथड में जैसे मैंने कहा कि दो अकाउंट खुलना है फ्लक्चुएटिंग में, एक पीएल अप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर इसकी जेनेंटी हमें पास करनी है तो देखो जेनेंटी क्या होगी, इसके साथ साथ ही हम लोग सीख सकते हैं। देखो यहां पे आओगे तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आई है, ये नेट प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होके आई है, अभी हम लोगों ने बताया कि नेट प्रॉफिट यहां से पीएल से ट्रांसफर होके पीएल अप्रोप्रिएशन में गई है, तो इसका मतलब है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, राइट बच्चों। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर क्रिएट हो रहा है और पीएल के डेबिट साइड से है तो जेनेंटी क्या हो रही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस और नो। तो यहां पे भी उसी तरह से हमें यहां जेनेंटी पास करनी है। देखिए नेट प्रॉफिट आपका पीएल से आई है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो पहली जेनेंटी हो गई पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे आपने मान दिया, मतलब ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नंबर 2 एंट्री, यहां देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो यहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना। दूसरी एंट्री भी हमारी इस तरह से हो गई। तीसरी एंट्री अगर हम देखते तो इंटरेस्ट ऑन पीएल के डेबिट साइड में, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो तीसरी एंट्री हो गई हमारी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, हुआ है ना। तो यहां पे भी आप सबके लिए इसी तरह से एंट्री मारोगे। नंबर 4 में देखो पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, तो यहां पे आपको लिखना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी आप मारोगे।
इसकी एंट्री भी इसी तरह से हो गई। नेक्स्ट आप देखो पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, तो नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन यहां पे हो गई बच्चों। क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक शायद समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना। मेक श्योर जनरेंटी किस तरह से, लेजर से ही जनरेंटी आप बना सकते हो बच्चों। फॉर्मेट अगर आपको याद है तो लेजर से ही आप जनरेंटी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी हो गई आपकी। नेक्स्ट देखोगे कमीशन के बाद आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो यहां पे क्या लिखोगे, एक प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ए और बी को मिल रही है, तो यहां पे आप 6 में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखोगे क्या, टू ए कैपिटल, या करेंट अकाउंट में भी जा सकता है जैसा रहेगा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के ऊपर, और टू बी कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से हम डिविजिबल प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल। तो इस तरह से आपको समझ में आया बच्चों कि अगर हमें लेजर बनाना है, लेजर के साथ हम लोग जनरेंटी किस तरह याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। आया समझ में बच्चों? अब देखो हमने ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस तरह से किया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब एक और चीज मैं बताऊंगा बेटो, अभी ध्यान देना आप। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां पे जितने भी हम लोग देते हैं आइटम, आप यहां देख रहे हो, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आपको जितना भी दिख रहा है इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट को सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यहां पे इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा गया बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि जब भी कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर होता है, या तो अप्रोप्रिएशन के तौर पे होता है, दूसरा या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। समझ में है कि नहीं है? और चार्ज अगेंस्ट, अगर हम बात करें कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो जब आप प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करते हो एक्सपेंसेस को, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट या डिडक्ट करते हो, जब प्रॉफिट से आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जब प्रॉफिट से आप डिडक्ट करते हो क्या चीज को, डिडक्ट करते हो एक्सपेंसेस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये समझ में आया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो चीज आपको समझ में आ गई। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बाद बच्चों अभी हम लोग करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करना है, देखो सबसे पहला चीज यहां पे आप सेम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे भी बनाना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको फ्लक्चुएटिंग में करना है या फिक्स कैपिटल मेथड में करना है, दोनों जगह ही पीएल अप्रोप्रिएशन आपको प्रिपेयर करने हैं। और यहां पे कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मतलब ही होता है कि आपका कैपिटल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है बस, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए आपको पीएल अप्रोप्रिएशन दोनों केसेस में सेम ही बनाने हैं। अब देखो पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया, उसके बाद आप यहां पे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और यहां पे करेंट अकाउंट बनाओगे, करेंट अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, यहां पे 2 पार्टनर, यहां पे भी 2 पार्टनर, करेंट अकाउंट भी उन्हीं दोनों पार्टनर्स का बनेगा। तो यहां पे मैंने लिखा राजू चिंकी, राजू एंड चिंकी, यहां पे भी लिखा राजू चिंकी एंड लिखा राजू एंड चिंकी। ये आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यहां तक ध्यान आया बच्चों? अब यहां पे देखो, जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तो यहां पे जिस तरह से मैंने वहां पे किया था बाय नेट प्रॉफिट, सेम लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसी तरह से लिखा जाएगा। यहां पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
टू सैलरी टू पार्टनर्स। और ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सैलरी जो मिल रहा है ये किसको मिल रहा है? जब पार्टनर्स को मिल रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज नॉट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सैलरी यहाँ पे लिखोगे टू कमीशन, किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, राइट। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट और लास्ट में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो जब कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग कैपिटल जो भी होंगे उनके यहाँ पे लिख देने हैं। अगर कोई फर्दर कैपिटल पार्टनर्स लेकर आता है तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे भी आपको इस तरह से ले देना है। और देखो फर्दर कैपिटल यहाँ पर भी लाएगा बच्चों इस मेथड में भी, तो यहाँ पे भी आपको लिखने पड़ेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर्स फर्दर कैपिटल लाता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कैपिटल विड्रॉ होता है तो टू बैंक करके लिखा जाएगा, वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अलावा यहां से जो जो चीजें अभी तक हम लोग यहां से बेटा यहां पे ट्रांसफर कर रहे थे, कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। देखो यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम कर रहे थे तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां ट्रांसफर किया, सैलरी को यहां भेजा, कमीशन को यहां भेजा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को भेजा, कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजा। तो उसके वजह से क्या हुआ? ये कैपिटल का जो वैल्यू है देखो स्टार्टिंग में जो था क्लोजिंग में अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपके वैल्यू चेंज हो रहे हैं ड्यू टू दीज आइटम, राइट। ड्यू टू दीज आइटम आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन अभी देखो यहां पे, लेकिन इसमें क्या होता है? ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल मेथड यहां पे कैपिटल फिक्स रहने वाला है। तो इसके मतलब ये सारे आइटम जो अभी तक हम यहां ट्रांसफर करते थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बच्चों, उसे अब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और उसे हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? उसे हम सारे आइटम अब ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। तो अगर करंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस दिया हुआ है तो उसे आप यहां पे लिखोगे, मतलब यहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हमारा कोई भी ओपनिंग कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस है वो यहां पे लिखोगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले यहां लिखते थे अब वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर जो सैलरी यहां पे पहले आती थी अभी यहां आ जाएगी, तो बाय सैलरी यहां पे आ जाना है। अगर कोई कमीशन जो पहले हम लोग कैपिटल में लिखते थे अब बाय कमीशन बोल के यहां पे लिखना है हमें बच्चों। और अगर पहले जो प्रॉफिट यहां से यहां आती थी अब यहां पे आ जाएगी। पहले हम लोग यहां से यहां लिखते थे, लेकिन अब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में यहां पे नहीं लिखी जाएगी, इसीलिए हम लोग सीधा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो करंट अकाउंट में आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पे लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट, और जो भी यहां पे होगी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और ड्राइंग भी अब हम यहां लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहां पे आप लिखने के बाद अगेन आप इसको बैलेंस करोगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस। सेम वे में आप यहां पे जब बैलेंस करना है तो यहां पे आप लिखोगे। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई फर्दर कैपिटल लेकर आया तो आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो यहां पे लिखोगे टू बैंक। तो यही तीन चीजें यहां पे रिकॉर्ड होंगी, और उसके अलावा इस मेथड में कोई भी आइटम कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ कैपिटल ओपनिंग आएगा। अगर कोई फर्दर कैपिटल आया वो आएगा, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी कैपिटल में नहीं आता। इसीलिए कैपिटल को यहां पे क्या कहा गया? फिक्स कैपिटल मेथड कहा गया है। और सारे चीजें जितने भी हम लोग एक्सपेंसेस अभी तक रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज रहे थे, इस मेथड में फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आया समझ बच्चों यहां तक? चलिए अब यहां पे देखो कुछ आइटम अब हमें क्या करने हैं। ये सब तो हमने सीख लिया कि कितने मेथड्स हैं, किस तरह से करनी है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जो जानना है कि इसके अंदर में जितने आइटम्स हैं उन सब को एक एक करके हम लोग समझेंगे। आया ना बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को।
ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जब भी पार्टनर्स को कभी पैसे की जरूरत है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस से कुछ पैसे उधार ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो वो उधार लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बच्चा बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो ड्राइंग्स होती है दो तरह के होती है। ड्राइंग के ऊपर क्या चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ड्राइंग के ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते हैं बच्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये दो तरीके का है। अगेंस्ट जो चार्ज करते हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज करते हैं और अगेंस्ट कैपिटल चार्ज करते हैं। दो तरह से ड्राइंग की जाती है, एक होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट और दूसरी होती है अगेंस्ट द कैपिटल। अगेंस्ट द कैपिटल, ठीक है ना? अब जब हम अगेंस्ट द प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है ये अमाउंट जो चार्ज करते हैं, ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्रॉम expected profit to bear their personal expenses, personal expenses को बेयर करने के लिए पार्टनर्स प्रॉफिट के अगेंस्ट में जब चार्ज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर अगेंस्ट द कैपिटल जब चार्ज करते हैं, मतलब यहां पे पार्टनर्स ड्राइंग जो निकालते हैं उनके कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस द कैपिटल, रिड्यूस द कैपिटल। इसी वजह से जब आप अगेंस्ट द प्रॉफिट चार्ज करते हो तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेबल होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और जब कैपिटल सिर्फ रिड्यूस होता है, अगेंस्ट द कैपिटल विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, तो यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होती। तो ये आपको समझ में आ गया कि ड्राइंग जो होता है दो तरीके से हो सकता है, अगेंस्ट द प्रॉफिट निकाला जा सकता है, अगेंस्ट द कैपिटल लिया जा सकता है। और अगेंस्ट द कैपिटल जब भी पार्टनर्स विड्रॉ करता है, बिजनेस से निकालता है पैसे, तो वो उसके कैपिटल को रिड्यूस करता है और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन जब भी अगेंस्ट द प्रॉफिट विड्रॉ की जाती है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ताकि वो अपना पर्सनल एक्सपेंस को बेयर कर सके, तो उसको हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है बच्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कुछ सीखते हैं, कैलकुलेशन करने का तरीका सीखते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, लेट्स मूव फर्दर। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है बच्चों, अच्छे से समझना है, तो पहले आपको इसका एक चीज तो समझना ही पड़ेगा कि पहले पीरियड ऑफ ड्राइंग निकालना, पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कितने पीरियड के लिए निकाली गई है या उसका समय क्या होगा, वो हमको निकालना है। और दूसरा, तब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब हम सीखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा दो मेथड में सीखा जाएगा, एक होगा सिंपल मेथड, एक होगा सिंपल मेथड में हम लोग ड्राइंग निकालना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्टिव मेथड,
ठीक है ना। ये दो मेथड में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीरियड ऑफ ड्राइंग निकालना सीखेंगे। और पीरियड ऑफ ड्राइंग जो निकालना सीखेंगे इसको बोला जाएगा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। अब ये हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। अब ये एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होंगे बेटा, ये पहले हमको जानना है। एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, आप ध्यान से याद रखना, एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पे इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हो तो एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आए बच्चों, तो एवरेज, ये आपको समझ में आया एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आए समझ में बच्चों। चलिए अभी इसको हम लोग कुछ तरीके से इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो ड्राइंग कितने तरीके से की जा सकती है, यहां पे पहले ये समझ लेते हैं बच्चों, ड्राइंग्स किस तरह से की जा सकती है इसको पहले समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग केसेस बनाएंगे। देखो ड्राइंग जब आप करते हो, जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस से कब कब पैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहला एक चीज जान लो कि पार्टनर्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा इसको मत देखो अभी, पहले ऐसे देखते हैं बच्चा। हाँ यहां पे मैं बोल रहा हूं ड्राइंग कब कब हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, या ईयरली हो सकती है। मैंने क्या बोला कि ड्राइंग आपकी मंथली हो सकती है बच्चा, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, या ईयरली हो सकती है। कितनी बार हम पैसे निकाल सकते हैं, बिजनेस से ड्रॉ कर सकते हैं, और जो ड्राइंग होगी वो किस तरह से हो सकती है, तो 4 तरीके से कर सकते हो आप। मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, और ईयरली भी आप कर सकते हो। राइट बच्चों, अगर आप मंथली करते हो तो मंथली करने का मतलब है आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, ध्यान देना। मंथली में आप बिगिनिंग ऑफ, ध्यान देना बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आप निकाल सकते हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल सकते हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ, और तीसरा एंड ऑफ ईच मंथ निकाल सकते हो, एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम लोग 3 बार मंथली अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब मंथ की जो शुरुआती डेट है, पहला तारीख है, हर महीने के फर्स्ट तारीख को निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 15 तारीख को आप जब विड्रॉ करते हो तो मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलते हैं, और हर महीने की एंड में जब विड्रॉ करते हो तो क्या बोलते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ बोलते हैं। ध्यान में रहेगा। क्वार्टरली आप कितने कर सकते हो बेटा, क्वार्टरली में आप
बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर सकते हो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर सकते हो और एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना, राइट। हाफ ईयरली आप कितनी बार कर सकते हो बेटा? हाफ ईयरली में सिर्फ आप 2 बार कर सकते हो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी हाफ ईयरली, हाँ हाफ ईयरली में बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली मतलब बिगिनिंग हो सकता है या एंड ऑफ द हाफ ईयर हो सकता है, ठीक है ना। या तो बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हाफ ईयर हो सकता है या एंड ऑफ हाफ ईयर हो सकता है, वो अभी हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। और ईयरली में बेटा एक टाइम, ओनली 1 टाइम ड्राइंग हो सकती है, राइट। तो ये आप याद रखोगे। तो ड्राइंग किस तरह से हो सकती है, ये सारे केसेस को हमें एक एक करके समझने होंगे। तो ड्राइंग मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है और ईयरली भी की जा सकती है। आया समझ बच्चों? चलिए अब देखते हैं, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मंथली की। अगर मान लो पहला केस हमारा क्या है बेटा, पहला हम केस देखते हैं। यहां पे केस हमने लिखा केस 1, और केस 1 जो हम लोग लेके चल रहे हैं ये मंथली वाले लिख रहे हैं, मंथली ड्राइंग है, ठीक है ना। मंथली ड्राइंग में सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ध्यान में रखना, मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करते हैं तो देखो कैसे करेंगे बेटा, पहले ध्यान दो। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो यहां पे मैंने दिया मिस्टर ए ड्रॉज अच्छा चलो पहले पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब यहां पे देखो हमको मालूम है कि कितने महीने होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा सॉरी, जैन से नहीं, हमारा ईयर मान लो स्टार्ट होता है अप्रैल से, लेते हैं बच्चों। अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो टोटल कितने महीने हुए? टोटल 12 महीने हो गए। ओके, अब मान लो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यहां पे हमने कहा पीरियड कैलकुलेट करना है, जैसे ऐसे समझो। एग्जाम्पल, मिस्टर ए विड्रॉ on 1st April on beginning of each month, on beginning of each month Mr. A withdraw on beginning of each month, हर महीने विड्रॉ करता बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹5000 या 10,000 मैंने ले लिया, 10,000 वो हर महीने विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है। अब देखो बेटा, हमको निकालना मेन क्या है, पीरियड। अभी हम लोग देखो ये सीख रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग सीखेंगे तो पीरियड ऑफ ड्राइंग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग पहले पीरियड ऑफ ड्राइंग ही सीखते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो, मिस्टर ए विड्रॉ ऑन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹10,000। अब हमको सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना है। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग्स इन्होंने कब की होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब यहां पे आपको जो दिख रहा है पहला ड्राइंग उनका अप्रैल में हुआ होगा। अप्रैल में उन्होंने 1 अप्रैल को मान लो ड्राइंग की, तो यहां पे हमने लिखा 1 अप्रैल को इन्होंने ड्रॉ किया। ऐसे देखो बच्चा, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 अप्रैल को हुई है। अब हमको जानना है कि फर्स्ट ड्राइंग, तो यहां पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, अगर आपने यहां पे 1 अप्रैल को ड्राइंग की है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर आप देखोगे तो पूरा 12 महीना आपका पूरा 12 महीना है तुम्हारे आपके पास, तो मतलब 12 महीने बचे हुए हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ से टोटल महीना कितना बचा, 12।
अब लिखेंगे लास्ट ड्राइंग, यहां पे देखना है लास्ट ड्राइंग आपने कब की थी। लास्ट ड्राइंग आपने लास्ट मंथ में की होगी, और कब की होगी, 1 मार्च को की होगी, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, तो आपका 1 मार्च। तो यहां पे क्या लिखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द, यहां पे क्या बोला था बच्चों, देखो मैंने क्या बोला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है, लास्ट ड्राइंग आपकी हुई होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना बचा है, तो आपने 1 मार्च को ड्रॉ की है, तो यहां से आपको कितने महीने बचे, 1 महीना बचा। टोटल अगर आपने इसको ऐड किया तो आपको दोनों को मिला के कितना आया, 13 आया, राइट। तो अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालनी है, एवरेज पीरियड अगर निकालनी है, तो दोनों महीनों को हमने ऐड करा, डिवाइड बाय 2 किया, तो कितना आया, 13/2, दैट इज पीरियड, एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया, 6.5 आ गया बच्चों। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगर हम इसी तरह एंड ऑफ ईच मंथ लेते या मिडिल ऑफ ईच मंथ लेते, अब इसको देखते हैं मिड ऑफ ईच मंथ। अगर हमने मिड ऑफ ईच मंथ लिया, मतलब यहां पे जो ड्राइंग हुई है मिड ऑफ ईच मंथ हुई है। अब देखो मिड ऑफ ईच मंथ होने का मतलब है कि मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये हमारे 12 महीने हो गए। अगर हमने मिड ऑफ ईच मंथ लिया है तो ऑब्वियस सा बात है, मैंने अप्रैल में 15 अप्रैल को लिया होगा, राइट बच्चों। तो अप्रैल में मुझे कितना महीना बचा, 0.5 मंथ बचा, 15 दिन, राइट। और यहां पे आपके टोटल कितने महीने बच गए, 11 महीने। तो अगर हम मिड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं तो पहले हमको निकालना होगा कि फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है। फर्स्ट ड्राइंग आपकी हुई है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से कितनी टाइम पीरियड बच गए हैं वो देखना है हमें। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हैं, तो 1 अप्रैल के बाद आपके यहां से कितने महीने बचे हैं, कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीना होता है, 15 दिन यहां चला गया तो 11.5 मंथ बचे हैं, तो यहां पे 11.5 लिखा हमने फर्स्ट ड्राइंग से। अगर हम बोले लास्ट ड्राइंग हमारी कितनी हुई है, देखो बच्चों लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है, लास्ट ड्राइंग जो हमारी हुई है वो हुई है मिड ऑफ ईच मंथ, तो मतलब यहां पे 15 मार्च को हुई होगी, 15 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो अगर 15 मार्च से आप 31 मार्च हमारा लास्ट है, तो यहां से यहां तक देखोगे तो 0.5 महीने हैं, तो इसका मतलब यहां पे हमारा 0.5 होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे ये 12 हो जाते हैं। तो अभी आप देखो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 12 आया। तो एवरेज पीरियड अगर हमको जानना है, जब आप मिडिल ऑफ ईच मंथ करते हो तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग आपने देखा 11.5 मंथ हो गया, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 0.5। तो टोटल बचा है कितना, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे कितना आ गया, 12 आ गया, डिवाइड बाई 2, तो ये पीरियड आ गया आपका एवरेज पीरियड 6 मंथ का। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। अब आते हैं बच्चा मिड ऑफ ईच मंथ। आई होप एवरीबडी समझ में आ गया। क्यों, देखो बच्चों हम लोग देखे हैं कि हम लोग लर्न करते हैं कि जब भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग होगी तो क्या करना है, 6.5/12 करना है। मिड ऑफ ईच मंथ होगी तो 6/12 करना है, राइट। एंड ऑफ ईच मंथ होगी तो 5.5/12 करना है। बट ये आप लर्न कर रहे हो, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कभी कभी जैसे आप 12 महीने का बिजनेस कर रहे हो, 12 महीने का आप बिजनेस कर रहे हो, तो यहां पे तो आप आराम से 6.5 ले पाओगे। लेकिन अगर कहीं आपने मान लीजिए 6 महीने का बिजनेस किया, या आपका क्वेश्चन में 4 महीने का बिजनेस दे दिया, तो 4 महीने का लिए तो आप 6.5 अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको बच्चों क्या होगा, ये लर्न करना नहीं होगा, इसको समझना होगा कि हमारा जो 6.5 5.5 आता है तो किस तरह से आता है, तो उसको कैलकुलेशन आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है ना बच्चों। चलिए अभी हम लोग ध्यान देते हैं। अब आगे हमारा किसमें, मिडिल हमने कर लिया,
अब एंड ऑफ ईच मंथ करना है। अब देखो बच्चों, जब एंड ऑफ ईच मंथ करोगे, यहां पे देखो एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मान लो ड्राइंग आपकी एंड ऑफ ईच मंथ की गई है। अब देखो बच्चों, यहां मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अच्छे से दिया हुआ है ना। ओ माय गॉड, आराम से बिंदास होके पढ़ो बेटा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो जरूर बोलो, डेफिनेटली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से। कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, जरूर बताओ, ठीक है ना। इसको इजीली समझेंगे और एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए बेटा अच्छे से फोकस करो आप लोग, ठीक है ना, मेहनत अच्छे से करो। कहीं प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताओ। एंड ऑफ ईच मंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे आप, देखो ध्यान देना। तो अगर हम बात करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जानना है बच्चा, फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जानना है। अभी ध्यान दो, यहां पे आप देखो एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो, इसका मतलब है अप्रैल में आपने 31 मार्च को पहला ड्रॉ किया होगा, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है। तो अप्रैल के एंड में किया तो मतलब 11 महीना बचा, तो यहां पे बोलोगे 11 मंथ। वेरी गुड। अब लिखना है आपको टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट मंथ, लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो आपने की उसके बाद क्या पीरियड बचा। तो जैसा कि हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, तो आपने लास्ट जो ड्राइंग की होगी वो 31 मार्च को की होगी बेटा। तो अगर आपने 31 मार्च को किया तो उसके बाद तो पीरियड क्या बना, 0 बच गया। तो आप देखोगे आपका टोटल पीरियड कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो चलिए एवरेज टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है तो एवरेज पीरियड क्या निकालना है, कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 11 है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 0 है, और इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा एवरेज पीरियड। आया समझ में बच्चों की नहीं आया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। आया समझ में? अब देखो ये आपको एवरेज पीरियड समझ में आ गया। अभी देखो, अब हम इसको एग्जाम्पल से अगर इसको समझाते तो समझ लेते कि अगर हमें ड्राइंग इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालते। देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो मिस्टर ए ड्रॉज रुपीज 1000 every month at the rate of 10% per annum under following cases। ध्यान देना, मिस्टर ए ड्रॉ 1000 एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस मैंने दिया ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। केस 2 हमने दिया बी मिड ऑफ ईच मंथ, और तीसरा हमने करा एंड ऑफ ईच मंथ। अब ध्यान देना, अभी हमने देखो बच्चों यहां पे जब निकाला था, राइट, हमने देखा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब हमने किया था तो हमारा जो टाइम पीरियड आया था 6.5 आया था, राइट। मिड ऑफ ईच मंथ करने पे 6 आया था टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड। और जब हमने एंड ऑफ ईच मंथ करा तो हमारा 5.5 आया था। कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों 5.5, तो यहां पे आया 5.5, मिड ऑफ द ईच मंथ 6 आया। तो कैसे कैलकुलेट करना तो वो तो आपको समझ में आ गया है। तो इजीली आप टाइम पीरियड को इस तरह से कैलकुलेट कर सकोगे। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल इसको हमने लिया, अगर मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, पहला केस ए, सॉल्यूशन है बेटा ध्यान दो, केस ए है हमारा, केस ए लिखा मैंने यहां पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे,
इक्वल टू, देखो 1000 रुपीज हर महीने इन्होंने ड्रॉ किए, तो साल में कितने महीने हुए, क्योंकि ये पीरियड जो आपका था 12 महीने था, तो इसलिए आप ध्यान में रखना बिजनेस जो आप निकाल रहे हो अप्रैल से लेकर मार्च तक का बिजनेस है, 31 मार्च तक है, तो मतलब ये 12 महीने का बिजनेस है, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 महीने कर रहे हैं। अगर मान लो ये बिजनेस आपका 12 महीने ना हो के बच्चों, ध्यान देना, तो इस हिसाब से आप ड्राइंग को लेना है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट होता फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से और एंड होता 31 मार्च को, तो कितने महीने होते? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक आपके टोटल होते 9 महीने। तो यहां पे 1000 इंटू 12 नहीं करते बेटा, 1000 इंटू 9 करते। आया समझ में कि नहीं आया? और 1000 इंटू 9 करते, लेकिन हमारा यहाँ पे एवरेज पीरियड भी चेंज होता, और एवरेज पीरियड चेंज होने के लिए हम उसी हिसाब से करते जैसे अभी हमने कैलकुलेशन करा था। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग अगर हमारा बिगनिंग होता तो फर्स्ट ड्राइंग क्या होता? 1 जुलाई को होता, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते। अगर मान लो ये पीरियड होता, मैं जस्ट बता दे रहा हूं, तो 9 महीने होता हमारा पहला ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमारी कब होती? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो हमारी लास्ट ड्राइंग होती 1 मार्च को, तो उसका लास्ट तब 1 महीना बचता, तो यहाँ पे हम 1 महीना ऐड करते और डिवाइड बाई 2, तो मतलब 10 डिवाइड बाई 2 करते और ये आता 5, तो हमारा पीरियड क्या हो जाता? एवरेज पीरियड हो जाता 5। बच्चों ध्यान में आया? अगर नहीं आया फिर से बोलता हूँ एक बार। मान लो अगर ये 9 महीने का बिजनेस है, अगर ये 9 मंथ का बिजनेस है, तो ये स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 जुलाई से। ध्यान दो, तो ये जुलाई से स्टार्ट हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब हमको मालूम है अगर ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ये बिजनेस हमारा अप्रैल से नहीं हो रहा है, ध्यान देना बेटा, अप्रैल, मई, जून, ये अप्रैल से नहीं, मई से नहीं, जून से नहीं, 3 महीना खत्म हो गया है, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है जुलाई में और एंड कब हो रहा है? मार्च में। अगर आप बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हो तो आपने यहां पे 1 जुलाई को पैसे निकाले होंगे, तो 1 जुलाई से लेकर टाइम लेफ्ट टिल लास्ट कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो इसीलिए हमको पीरियड कितना लेना पड़ता? 9 महीने लेना पड़ता, इसीलिए हमने 9 लिया। फिर मैंने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग आपने क्या किया होगा? क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो आपने यहां पे किया होगा 1 मार्च को किया होगा बच्चों, राइट? 1 मार्च को किया, तो जब 1 मार्च को आपने किया तो 31 मार्च आते आते 1 महीना आपका और बचेगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1 मंथ हो गया, तो टोटल हो गया 10 डिवाइड बाई 2, इसलिए हो गया 5। तो अगर आपका 12 महीने का बिजनेस ना हो तो भी आप इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? तो चलो बच्चों, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। अब देखो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 1000 इंटू 12 करेंगे। वेरी गुड। कितने परसेंट है हमारा रेट? 10/100 है, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए हमारा क्या था? 6.5/12 था, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेशन सीखा था, राइट बच्चों? 1010 काटोगे, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना बाबा, ठीक है ना? तो ये आपका आ गया 650 रुपए। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर बच्चों केस बी हम लेते, केस बी, अगर मान लो मिडिल ऑफ ईच मंथ होता, मिडिल ऑफ ईच मंथ होता इसी चीज को, तो हमारा क्या करना पड़ता? इंटरेस्ट निकालना पड़ता। इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 इंटू 12 महीने, 10% है, 10/100 इंटू, अब देखो 12 महीने का बिजनेस था, एंड ऑफ ईच मंथ होने, मिडिल ऑफ ईच मंथ होने से 6/12 आया था बच्चों, तो यहां पे आपको करना पड़ता 6/12। याद है ना, हमने कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। मिडिल ऑफ ईच मंथ में देखो बच्चों हमारा पीरियड कितना आया था? एवरेज पीरियड 6/12 आया था ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना? तो यहां पे हमने जब इंटरेस्ट निकाला तो हमारा कितना आ रहा है ये भी देखते हैं। ये हमने कट कर दिया, यहां पे 20 चला गया, तो ये अमाउंट आ गया 600 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। चलिए केस सी में आते हैं। केस सी में अगर हमारा एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग होती, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ होता बच्चा, ध्यान दो,
एंड ऑफ ईच मंथ होने से इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ होने से 5.5 था ना, तो 5.5/12 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये क्या होता? 0 कैंसिल, तो ये आपका अमाउंट जो आता ये और ये कैंसिल, तो ये आपका आ जाता 550 रुपीज एज इंटरेस्ट। आई होप तीनों केसेस अंडर द केस ऑफ मंथली आपको समझ में अच्छे से आए होंगे बेटा कि आपको किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करनी है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। चलिए अब हमें करना है क्वार्टरली, ठीक है ना? अब हम करने वाले हैं क्वार्टरली, राइट? क्वार्टरली में मैंने कहा यहां पे भी 3 तरीके हैं, 3 केसेस हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये इस तरह से होंगे बच्चा। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड जो निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां पे लिखोगे आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पे जो ड्राइंग हो रही है आपकी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है। अब देखो बच्चों जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है तो हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना जरूरी है। अब देखो पहला केस इसमें क्वार्टरली में केस 1 हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यहां पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां पे देखोगे क्वार्टर कितने महीने का होता है, कितने क्वार्टर्स होते हैं ओवरऑल? टोटल आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट? तो पहला जो क्वार्टर है हमारा कब से कब है? पहला क्वार्टर हमारा ये है, दूसरा क्वार्टर हमारा ये है, तीसरा क्वार्टर ये है और चौथा क्वार्टर ये है। टोटल हाउ मेनी क्वार्टर्स? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। टोटल हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो बेटा सबसे पहले अब हम बात करेंगे पहले केस की बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की। तो यहां पे लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की है, मतलब पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल में स्टार्ट हुआ और आपने यहां पे 1 अप्रैल को की है, मान लो बच्चा, राइट? अगर आपने 1 अप्रैल को की है तो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल 12 महीने बचे हुए हैं। वेरी गुड। अब देखो थोड़ा इसका डेट लिख देते हैं बेटा, सॉरी। पहली ड्राइंग आपने की है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग की डेट है आपकी 1 अप्रैल, तो आपने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे हुए हैं? पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं। अगर मैं बात करूं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स की बात करते हैं बेटा। लास्ट ड्राइंग, अब देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप कर रहे हो, तो पहली ड्राइंग आपने कब की थी? ध्यान देना बच्चों, पहली ड्राइंग आपने इस महीने में की, दूसरी ड्राइंग आपने इस महीने में की, तीसरी ड्राइंग आपने इस महीने में की, क्योंकि आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो, चौथी ड्राइंग आपने इस महीने के बिगिनिंग में की, राइट? इसका मतलब है आपने 1 जैन को पहली ड्राइंग लास्ट ड्राइंग की होगी। अगर आपने 1 जैन को, ध्यान देना बच्चों, 1 जैन को आपने लास्ट ड्राइंग की, तो 1 जैन से लेके 31 मार्च तक, 1 जैन से लेके 31 मार्च तक आपके पास कितने महीने अभी भी बचे हुए हैं? टोटल 1 मार्च, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, टोटल 3 महीने अभी भी बचे हुए हैं, राइट? तो 3 महीने अगर अभी भी बचे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी लास्ट ड्राइंग कब है?
फर्स्ट जैन को लास्ट ड्राइंग है, तो यहां से हमारे पास 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने 12, 3 15 हो गया 15। तो यहां पे एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे? एवरेज पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करना है आपको। तो ये कितना हो गया? 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा बच्चों, जब आपकी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के बाद अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ध्यान देना, एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ना समझ में ऐसा नहीं होगा बच्चों, अगर ध्यान दे रहे हो आप तो। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, एक एक चीज करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ, 100% आएगा। समझ में आया कि नहीं है? अभी हम लोग देखो राजू और चिंकी के लिए कितने परेशान हैं, इतना मेहनत कर रहे हो बेटा, सिर्फ राजू और चिंकी का प्रॉफिट बांटना, ड्राइंग के बारे में कैलकुलेशन करना, ठीक है ना? तो ध्यान दो, अच्छे से समझ लो, ताकि फ्यूचर में जाके चिंकी और राजू की लड़ाई ना हो। ओके, चलो, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर जब हम लोग करते हैं बेटा, ध्यान देना, यहां पे देखो, फिर से देखते हैं, हमारा बिजनेस मान लो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। यहां पे मिड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, तो पहला ड्राइंग हर महीने का कितना तारीख को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये देखना है। मिड ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर हमारा यहां, दूसरा क्वार्टर ये, तीसरा क्वार्टर ये और चौथा क्वार्टर ये। तो मिड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट, मिड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं। अब देखो, जब आप मिड ऑफ ईच कर रहे हो तो ध्यान देना बेटा, ये आपका कितना है? मई है, तो आपने पहला जो ड्राइंग किया होगा वो आपने 15 मई को की होगी, देन आपने यहां पे की होगी अगस्त में, तो 15 अगस्त को की होगी, देन आपने 15 नवंबर को की होगी, और लास्ट ड्राइंग आपने कब की थी बच्चा? आपने 15 फेब को की होगी, राइट? दिस इज योर लास्ट ड्राइंग। क्लियर है? अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो, इस डेट से लेकर वहां तक कितने पीरियड बचे हुए हैं ये भी देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके कितने बचे हैं बेटा? 1.5 मंथ बचे हुए हैं। देख लो यहां पे, क्योंकि मिड है, 3 महीने का है, तो आधा क्या होता है? 1.5। तो मई आधा है और जून आपका पूरा, तो मतलब 1.5 मंथ यहां बचे हुए हैं, सॉरी 1.5 यहां बचे हुए हैं। और यहां से यहां तक आपको 3 3 6 3 9 और 10 10.5, तो यहां पे आप लिखोगे, ध्यान देना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, ध्यान दो बच्चा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग अगर हम देखते हैं, कैसे देखेंगे इसको, देखते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, हमने फर्स्ट ड्राइंग की थी कब? 15 मई को की थी। 15 मई से हमारे पास जो टाइम बची है, यहां पे 3 3 6 3 9 और यहां पे 1.5, तो टोटल 10.5 मंथ बची है। अब यहां लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने कब की है? 15 फेब को की है, तो 15 फेब को की है, तो 15 फेब के बाद कितने महीने बचे ये भी जान लेते हैं। अब देखो, 15 फेब को जब आपने की तो बेटा यहां से लेकर यहां तक 1.5 बचे होंगे, राइट? मार्च पूरा और 15 दिन फेब का, तो 1.5, तो यहां पे आप लिखोगे 1.5। अब इसको हम टोटल करते हैं तो देखो कितना हो गया? 11, ये आपका आ गया 12, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज टाइम पीरियड क्या होगी?
एवरेज टाइम पीरियड होगी बच्चा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 बाई 2 दैट इज 6। तो यहां पे आपकी एवरेज टाइम पीरियड हो गई 6 जब आपने मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया था। आया समझ में बच्चों सबको यहां पे? चलिए अब थर्ड केस सीखते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड केस एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर अभी हम लोग करते हैं बच्चों, ध्यान देना। एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब आप करोगे, बहुत अच्छे से समझना है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहले मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे हमने लिखा जैन, फेब, सॉरी हमारी ये स्टार्ट हो रही है मान लो अप्रैल से, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। हमारा क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली जब देखोगे बेटा आप, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने एंड दिस 3 महीने, तो टोटल आपके 12 महीने हो गए। यहां पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग आपकी एंड ऑफ ईच क्वार्टर हुई होगी। तो देखो अप्रैल, मई, जून, तो पहली ड्राइंग आपने 30 जून को की होगी या 31 जून, जो भी होगा देख लेना हो। दूसरी ड्राइंग आपने यहां पे की होगी जुलाई का सितंबर में 30 सितंबर या 31 सितंबर को की होगी। नेक्स्ट आपने यहां पे की होगी 31 दिसंबर को की होगी बच्चा, और लास्ट आपने की होगी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो आपने की होगी 31 मार्च को, की होगी। तो यहां पे जब करेंगे तो पहले लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की है? 30 जून को की है। 30 जून से अगर आप देखोगे बच्चा, तो यहां पे 3 3 6 3 9 महीने बचे हैं टोटल। तो यहां पे आप लिखोगे 9 मंथ, राइट। अब लिखोगे यहां पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब की है? 31 मार्च को की है, 31 मार्च। और 31 मार्च के बाद तो कुछ बचा नहीं, तो ये 0 हो गया, टोटल हो गया 9। तो यहां पे एवरेज टाइम पीरियड क्या होगी? एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5। तो इस तरह से हमारा क्वार्टर वाला पीरियड भी हो गया। सब बच्चों को ध्यान से देखो, जाग रहे हो या सभी सो गए? थोड़ा सा वीडियो लंबा है बेटा, लेकिन ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार में नहीं देख सकते तो 2 बार में देखो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। चलिए, हमने क्या किया? मंथली कर लिया, हमने क्या किया? क्वार्टरली कर लिया। अब हम करते हैं हाफ ईयरली, राइट बच्चों? अब हमें करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब करोगे, ध्यान देना, हाफ ईयरली जब आप करोगे बेटा, हाफ ईयरली में कहा था मैंने कि 2 बार होता है। बिगिनिंग कब कितनी बार हो सकती है? बिगिनिंग और एंड ऑफ हाफ ईयर, 2 ही चीजें हो सकती हैं, राइट। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसका भी एग्जाम्पल करा दे क्या क्वार्टरली का? चलिए इसका भी एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए, देन विल मूव टू दिस, ओके। अच्छा, चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसका। यहां पे जैसे लिखते हैं, मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 quarterly at the rate of 10% per annum। 1000 क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है कौन? मिस्टर ए, 10% के हिसाब से, ओके। अंडर फॉलोइंग
केसेस, सबसे पहला केस ये जान लो, मिस्टर ए ड्रॉज 1000 क्वार्टरली एट 10% पर एनम अंडर द फॉलोइंग केसेस। पहला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरा, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तीसरा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान देना बच्चे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। केस ए, मिड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पे ध्यान दो बच्चा, यहां पे विड्रॉ क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यहां पे हो रहा है। अब देखो, अब हमको मालूम है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है, तो यहां पे इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे आप, इंटरेस्ट इक्वल 1000 इंटू 12 करोगे आप। क्या 12 करना सही है? नहीं बेटा, क्या 12 क्वार्टर थोड़ी है। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4 क्वार्टर्स आर देयर। तो आप सिर्फ 4 बार ही विड्रॉ कर सकते हो, तो यू कैन नॉट राइट 12। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे इन 1000 इंटू 4 इंटू 10 बाई 100 इंटू, अब देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यहां दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में अभी आपने कैलकुलेट किया था। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना आपने लिया था, देखो बच्चा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 आया था, राइट। तो यहां पे आप 7.5 लोगे, अंडरस्टूड। तो यहां पे आपको क्या लेना है, 7.5 लेना है, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो 7.5 था, तो यहां पे आप लिखोगे 7.5 बाई 12 लिखोगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये 0 0 कैंसिल, बचा क्या 4 3 कैंसिल, तो यहां पे बच गया आपका 10 इंटू 10 इंटू 7.5 बाई 3, राइट बच्चों। 10 इंटू 10 इंटू 75 बाई 10 इंटू 3। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 25 और ये 0 कट गया, तो आंसर आ गया 250। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेना। आया समझ में बच्चा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से क्या हुआ, अगर मान लो इसी को हम मिड ऑफ ईच क्वार्टर करते, केस बी, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर जब करते तो आपका क्या आता, इंटरेस्ट आप निकालते 1000 इंटू 4 करते, इंटू 10 बाई 100 करते, इंटू 6 बाई 12 देखो आया था। मिड ऑफ ईच क्वार्टर में देखो बेटा क्या आया था आपका, मिड ऑफ ईच क्वार्टर में 6 आया था ना, तो आप यहां पे 6 लोगे, राइट। 6 बाई 12 लोगे तो कितना आया देख लेते हैं, ये दोनों 0 कट गया, 4 और 3 कट गया, 3 और 2 कट गया, तो ये आपका आ गया 200 रुपीज। तो ये आपका हो गया मिड ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए केस सी करते हैं। केस सी में क्या था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। केस एंड ऑफ ईच क्वार्टर था। अब देखो बेटा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब करना है तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब आप करोगे तो सीधा क्या करना है, देखो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, तो इंटरेस्ट निकालना है हमें। इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 इंटू 4 इंटू 10 बाई 100 इंटू, अच्छा एंड ऑफ ईच क्वार्टर में भी आपने टाइम पीरियड निकाला था ना, एक बार चेक कर लो ताकि आपको रिकैप हो जाए। 4.5 आया था ना बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, तो यहां पे आप लिखोगे 4.5। आया समझ में कैसे निकालना है, तो यहां पे आपने लिखा 4.5 बाई 12। अब देखो ये 0 गया, 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 45 बाई 12, और यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने ताकि एक 0 काट दूं।
अब देखो क्या हुआ, ये 4 3 12 हो गया, 3 ये 15 हो गया, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका आ गया 150 रुपये। कैलकुलेशन खुद चेक करना बच्चा, डोंट डिपेंड ऑन माई कैलकुलेशन। तो इस तरह से अगर हमारा इंटरेस्ट रहेगा मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों की नहीं आया? वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया। अब एक चीज आते हैं केस नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। अब यहां पे कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं सिंपल एवरेज मेथड में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको भी ध्यान से देख लो बेटा। ये तो हमने देखा जब मंथली कैलकुलेशंस था, राइट। अभी एक क्या नाम है, एक सम लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि अगर अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल एवरेज मेथड वर्सेस प्रोडक्टिव मेथड, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना बच्चे। इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से सिंपल एवरेज और प्रोडक्टिव मेथड को करेंगे। मान लो यहां पे अलग अलग डेट्स में आपको ड्राइंग दी है। ए ड्रॉज फॉलोइंग अमाउंट on respective dates at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings, calculate interest on drawings। चलिए एक तो देखते हैं, ठीक है बच्चों, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देते हैं। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए यहां पे देखते हैं बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दो। आई होप सबको दिख रहा होगा। हाँ, तो यहां पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको घर में भी करना है। यू कैन डू इट योरसेल्फ इन द हाउस, ठीक है ना। यहां पे देखो बच्चा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो सम्स हैं, केस ए बी सी डी ई, ये आपको अपने आप घर में करने हैं। आप इसको अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। ए बी सी डी तक आप करोगे और ई वाला जो केस है उसको हम करते हैं। तो इसलिए ध्यान दो, अगर समझ में कहीं नहीं आए तो जरूर बताना, बट आप ए बी सी डी करोगे, ये वाला करते हैं। अगर मान लो ही विड्रॉज एज फॉलो, अगर यहाँ पे अलग अलग डेट्स में इसने ड्राइंग की है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन इंटरेस्ट सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दो मेथड मैंने कहा यहाँ पे सीखना इस तरह के, एक मंथली तो हो गया, लेकिन अलग अलग जब डेट्स में किया हो तो हम दो मेथड में कर सकते हैं। एक हमारा सिंपल एवरेज मेथड होता है बच्चों, दूसरा होता है प्रोडक्टिव मेथड। अब ये सिंपल एवरेज और प्रोडक्टिव मेथड कब अप्लाई करते हैं ये जानने का जरूरत है। देखो, जब भी आपको
ध्यान देना। कब अप्लाई करना है ये दोनों मेथड? व्हेन टू अप्लाई। दोनों मेथड से आप करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये तब अप्लाई करते हैं जब आपको नंबर्स ऑफ ड्राइंग्स गिवन, जब बहुत सारे ड्राइंग्स दिए हों तब ये मेथड अप्लाई करना होता है। दूसरा, डिफरेंट अमाउंट दिए होते हैं, डिफरेंट अमाउंट दिए होंगे, राइट। डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, मतलब ना मंथली होगा ना क्वार्टरली होगा, कोई इस तरह का पीरियड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली नहीं फॉलो होगा। किसी भी रैंडम डेट से अगर आपको ड्राइंग दे दी है तो उस तरह से आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना होगा। आया समझ में बच्चों? अच्छा चलिए, तो अभी हम लोग पहले कब किस सिचुएशन में ये सिंपल एवरेज और प्रोडक्टिव मेथड हमें अप्लाई करना है ये आपको समझ में आया। चलिए अभी हम लोग पहले सीखते हैं कि सिंपल मेथड में अगर हमें करना है तो किस तरह से करेंगे। ओके, सिंपल मेथड में जब आप करते हो बच्चा, यहां पे आप देखो, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल मेथड में जैसे मान लो इसको इस हिसाब से आप देख रहे हो, 1 जून और ईयर आपको 1 फेब के बीच में ड्राइंग दी हुई है। मान लो यहां से आपकी ईयर स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 23 और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 24 दिया हुआ है। आप ध्यान से देख सकते हो, इन्होंने पहली जो ड्राइंग दी है वो 1 जून 23 को दी है, तो यहां पे आपने लिखा 1 जून 23 को, और इन्होंने कितना विड्रॉ किया बेटा? 20,000 रुपए इन्होंने विड्रॉ किया। दूसरा ड्राइंग कब हुई है? 31 अगस्त 23 को हुई है। आपने यहां लिखा 31 अगस्त को कितनी ड्राइंग हुई है? 10,000 रुपए हुई है। तीसरा 31 अक्टूबर दिया हुआ, तो यहां पे आपने लिखा 31 अक्टूबर लिखा। 31 अक्टूबर में आप देखोगे तो कितना है बेटा? 18,000 रुपए है। तीसरी ड्राइंग है 1 फेब को, और कितनी ड्राइंग हुई है? आप देखोगे 12,000 रुपए हुई है। दिस इज योर ड्राइंग एक्चुअली में, है ना? क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ध्यान देना। यहां मैं लिख रहा हूं 1st, 2nd, 3rd और 4th। कितनी बार ड्राइंग हुई है? 4 बार ड्राइंग हुई है। कितने अमाउंट ड्रॉ हुए हैं? अच्छा ये हुआ है बेटा, यहां पे आप लिखोगे अमाउंट। क्या लिखोगे? अमाउंट। कितने अमाउंट ड्रॉ हुए हैं? यहां पे हमने लिखा 20,000, यहां पे हमने लिखा 10,000, यहां पे हमने लिखा 18,000, यहां पे हमने लिखा 12,000। ये देखा हमने। अब यहां पे देखो, ये जो आपने ड्रॉ किया, पहले आप यहां से देखना बच्चा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, यहां से यहां तक कैलकुलेट करता हूं, तो कितने महीने के लिए हमने ड्राइंग करी है? यहां देखो 1 जून है, 1 जून मतलब जून महीने पूरे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल 10 महीने। मतलब हमारी ये जो ड्राइंग है 10 महीने के लिए की गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने यहां पे की, ये अगस्त 31 को की गई है, तो अगस्त छोड़ दीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने, तो इसके जो पीरियड हैं वो 7 महीने हैं। नेक्स्ट हमने कब की है बच्चा? इसको आप ध्यान दो, हमने की है 31 अक्टूबर, अक्टूबर खत्म हो गया है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने, तो इसका पीरियड हो गया 5 मंथ। और लास्ट जो हमने की है वो 1 फेब को की है, तो फेब और मार्च 2 महीने, तो इसका जो पीरियड हो गया ये 2 मंथ हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपके मंथ कितने हो गए ये आप लिख सकते हो। मंथ कितने हो गए बेटा आपके? 1
हाँ, पहले वाले का आपका 10 महीने हो गया, दूसरे वाले का 7 महीने, तीसरे वाले का 5 महीने, चौथे वाले का 2 महीने आपका पीरियड हो गया। राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका आपको इंटरेस्ट जानना है, तो इंटरेस्ट आप अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और इंटरेस्ट का रेट मान लो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ बेटा, ये भी आप देख लो। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। तो यहाँ पे 10% पर एनम दिया है, तो यहाँ पे रेट आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो यहाँ पे आप करोगे 10/100 इंटू अमाउंट है आपका 20,000 रुपये, इंटू कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो आपने यहाँ लिखा 10/12। आया बच्चों, 10/12 इसके इंटरेस्ट निकल जाएंगे। इसका देखोगे आप 10/100 इंटू अमाउंट है 10,000 इंटू कितने महीने, 7 महीने, तो 7/12 है। तीसरे का देखो 10/100 कितना अमाउंट है, 18,000 है, इंटू कितने महीने, 5/12 है, इक्वल टू ये आया। नेक्स्ट हो गया 10/100 इंटू 12,000 इंटू कितने महीने, 2 महीने, तो 2/12 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितना आ रहा है बच्चों। एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका कितना आया बेटा, 10% ऑफ 20,000 2,000 होता है, तो 2,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 कितना आया, 1667। इसका जब आप करते हो तो 10% ऑफ 10,000 1,000 होता है, तो 1,000 इंटू 7/12 ये आपका आ गया 583। तो यहाँ पे आपने लिखा 583। तीसरा का देखोगे आप 10% और 18,000 तो 1,800 हुआ, 1,800 इंटू 5/12 तो 5 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आ गया, 750 आ गया। और तीसरा 10% और 12,000 1,200 रुपए होता है बेटा, तो यहाँ पे 1,200 लिखा इंटू 2/12 2 डिवाइड बाई 12 ये आ गया आपका 200 रुपए। 10% ऑफ 12,000 2/12 200 रुपए। अब इसका आप टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 200 प्लस 750 प्लस 583 प्लस 1667 टोटल आ गया 3,200। इफ आई हैव नॉट कैलकुलेटेड रॉन्ग, देख लेते हैं एक बार। ये आपका कब से है, 1 जून से है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, टोटल 10 महीने। ये आपका अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 7 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने, एंड फेब में आपका फेब एंड मार्च 2 मंथ, तो 2 महीने। 10/100 और 12,000 तो 1,200 रुपए हुए। 1,200 का डिवाइड बाई 2, ओके सॉरी, हाँ 1,200 डिवाइड बाई इंटू 2 डिवाइड बाई 12 232 रुपए। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना बच्चों। अब देखो इसी को अगर हम प्रोडक्टिव मेथड करते, ये हमारा क्या था, सिंपल एवरेज मेथड था। क्या मेथड था, सिंपल एवरेज मेथड। अगर इसको हम लोग किस में करते बेटा, प्रोडक्टिव मेथड में करते। चलो उसको देख लेते हैं एक बार, प्रोडक्टिव मेथड में करते तो क्या आता। अच्छा चलिए अभी हम इसको प्रोडक्टिव मेथड में करते हैं तो क्या आता देखते हैं एक बार। ओके बच्चों, अब आते हैं प्रोडक्टिव में। देखो प्रोडक्टिव मेथड इसको क्यों कहा गया है, हम यहां पे लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे लिखा फोर्थ। अमाउंट देखो कितना है बच्चा, अमाउंट पहला है 20,000, दूसरा कितना है 10,000, तीसरा है 18,000, चौथा है 12,000,
तो यहाँ पे हमने लिखा 12,000। मंथ कितने हैं, यहाँ पे मंथ लिखेंगे। मंथ हो गए 10, 7, 5 एंड 2, ये भी हो गया। एंड प्रोडक्ट निकालोगे। अब प्रोडक्ट जब निकालोगे तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, ये आ गया आपका 70,000। इसके बाद 18 90,000, 12 दूनी 24,000। अब इसका हमें टोटल करना होगा। चलिए इसका टोटल करके देखते हैं कि टोटल क्या आता है बच्चों। 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 90,000 प्लस 24,000, टोटल आया आपका कितना, 3,84,000। यहाँ पे 3,84,000 आया, 3,84,000। अब इसका इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सो इंटरेस्ट क्या होगा, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट अभी नहीं निकाला, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे अच्छा हाँ ये निकाल दिया, टोटल निकाल दिया। हाँ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, 10/100 इंटू 3,84,000 इंटू 1/12, तो ये क्या हो गया 3,84,000 इंटू 10%। अगर 10% आप करते हो तो कितना आ रहा है, 3,84,000 का 38,400 आया। $38,400 डिवाइड बाई 12, इसका भी वैल्यू देखो 3200 ही आपको आ गया। इसका मतलब है आप दोनों मेथड से किसी मेथड में भी कैलकुलेट करते हो बच्चा, तो दोनों मेथड में ही आपका इंटरेस्ट दोनों सेम आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल मेरे तरफ से ले जाओ और आप इसको करो और कमेंट करके आंसर्स भी बताना इसका कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसी सम को आप घर में वापस फिर से ये पूरा आप इसका ये ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसका सम्स आप लोग ज़रूर पूरा करना। ठीक है ना, इसको पूरा कोशिश करोगे करने का और इसको घर में ज़रूर करना। और करने के बाद अगर हो तो कमेंट करो मुझे। अगर आपका आंसर गलत होता है आप लोगों का तो फिर मैं उसको सही आंसर भी करके दिखाता हूँ। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में आगे मूव करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे, वी कैन डू इट। ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लाइक एंड शेयर। अगर आप लोगों को पसंद आया बच्चों तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसे शेयर करो ताकि उनको भी पता चले किस तरह से इसे कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।